देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन। सीएम धामी ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के बांटे नियुक्ति पत्र, सभी के उज्जवल भविष्य की करी कामना। बीजेपी विधायक विनोद चमोली परिसीमन को लेकर दिया बयान, कहा मानक तय किए जाने की जरूरत है, अन्य पर्वतीय प्रदेशों में क्षेत्रफल के आधार पर है मानक। हरिद्वार में नशे के खिलाफ ड्रग विभाग और नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई। मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित नारकोटिक्स दवाइयां बरामद की। चालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। देर रात से हो रही झमाझम बारिश। 3000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है देहरादून से। मौसम का मिजाज बदल गया है। रात से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग का बारिश को लेकर पूर्वानुमान था। 3000 मीटर से ऊपर के जो क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी की संभावना भी जताई है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ हो या फिर मैदानी इलाके, वहां पर लगातार बारिश हो रही है। जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया था, जिसके मुताबिक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। झमाझम बारिश भी कई जगह देखी गई है। छुटपुट बारिश तमाम जगहों पर देखी जा रही है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रात से ही बारिश हो रही है। कई जगहों पर यह बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगर देखें तो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। ऐसे में अगर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर नजर डालें तो वहां पर बर्फबारी हो भी रही है। तो पूरे उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। बारिश का सिलसिला जारी है। पर्वतीय इलाकों में भी अच्छी बारिश देखने को मिली है। कई जगहों पर छुटपुट बारिश तमाम जगहों पर देखने को मिल रही है। 3000 मीटर से अधिक अगर ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो कई जगहों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। तो कल रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है प्रदेश में, और मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था। मौसम विभाग ने कहा था कि आज के दिन में प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर बात करें तो राजधानी देहरादून में भी रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरुण, पूरे प्रदेश में अगर मौसम की बात करें तो कैसा मौसम बना हुआ है और मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है आने वाले दिनों के लिए? अरुण, एक बार फिर से अरुण के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। वहीं पूरे प्रदेश में कई जगहों पर बारिश देखने को मिल रही है। ज़्यादातर इलाकों में बारिश है और बारिश के बाद तापमान भी कई जगहों पर लुढ़क गया है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, पूरे प्रदेश में अगर मौसम की बात करें तो मौजूदा वक्त में किस तरीके का मौसम बना हुआ है? बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है आने वाले दिनों के लिए? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग ने अभी हाल ही में पूर्वानुमान जारी भी किया था। और जिस तरीके से प्रदेश के कई जनपदों में अधिकतर अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर बारिश और बर्फबारी 3000 मीटर से जो ऊपर के क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग के द्वारा जताई भी गई थी। और कई जगहों पर इस तरीके से बर्फबारी जो है वो देखने को भी मिल रही है। तो वहीं अगर मैदानी जनपदों की बात करें तो वहां पर सुबह से मौसम जो है का मिजाज बदला हुआ है और मध्यम वर्गीय बारिश या जो है बूंदाबांदी इस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। जो 2500 से 3000 मीटर के क्षेत्र हैं वहां पर जो है बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जो है वो जताई गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि मौसम अभी इसी तरीके का बना रहेगा और ऐसे में प्रदेश में तापमान में भी कई जगहों पर गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। गुरुवार को मुख्य सेवक सदन देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया है। समारोह में सीएम ने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत तमाम पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कड़ी मेहनत और लगन से यह सफलता प्राप्त। सभी 126 अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज का ये दिन आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। एक नई शुरुआत आप सबकी आज से प्रारंभ हो रही है।
आज से आप सभी लोग लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत के अभिन्न अंग बनकर सभी गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। साथियों, राज्य सरकार अपने स्तर से चाहे कितनी भी योजनाएं संचालित कर ले, परंतु कोई भी राज्य तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उस राज्य की जो हमारी ग्राम इकाई हर प्रकार से समृद्ध न हो, जब तक वो विकसित न हो, हर प्रकार से आत्मनिर्भर न हो, जब तक वहां पर सभी प्रकार के साधन और संसाधन और सरकार की संचालित योजनाएं अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक न पहुंचे। गांव के विकास में एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस पद पर नियुक्त होकर आप लोग न केवल ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बहुत सी नई योजनाओं की रूपरेखा तय करेंगे, बल्कि उनका क्रियान्वयन भी पारदर्शी तरीके से हो सके, यह भी आप सब सुनिश्चित करेंगे। मैं देख रहा हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और कुछ हमारे अभिभावकगण भी आए हैं। उनके चेहरे पर भी आज आपकी सफलता की प्रसन्नता साफ यहाँ से दिखाई दे रही है। उनका प्रसन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी परिवार का कोई बेटा या बेटी जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो स्वयं अकेले तैयारी नहीं करते हैं, उनका परिवार भी, उनके अभिभावकगण भी साथ साथ ही तैयारी कर रहे होते हैं। वो भी मेहनत करते हैं, क्योंकि मैं भी आप जैसे एक सामान्य परिवार से आता हूं और मैंने ये सब जीवन में देखा है, इसलिए अच्छी तरह से इस बात को समझता हूं किस प्रकार अभिभावक अपने बच्चों को सफल बनाने में, बेटा बेटी को सफल बनाने में किस प्रकार से अपना सर्वस्व लगाते हैं, अपना सब कुछ समर्पण करते हैं, समय भी लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, और उनके पास जितने संसाधन होते हैं, जो पूंजी होती है, वो पूंजी से लेकर सभी व्यवस्थाएं अपने बच्चों के लिए करते हैं। भाइयों बहनों, पहले भी परीक्षाएं होती थी, हमारे भाई बहन, बेटे बेटियां दिन रात मेहनत करके भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते थे, लेकिन उनका किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो पाता था। परीक्षा का परिणाम आता था तो सिलेक्शन उनका हो जाता था जो नकल माफियाओं के साथ सांठगांठ करते थे। नकल माफिया जिनसे पेपर लीक करवाने के एवज में बड़ी रकम वसूलते थे, इसलिए उनका नाम नहीं आता था भाइयों बहनों। और पेपर लीक की वजह से युवाओं का, हमारे नौजवानों का, भाई बहनों का भविष्य अंधेरे में जा रहा था और उनके माता पिता के जो सपने थे वो सपने चकनाचूर हो रहे थे। उनका आत्मविश्वास लगातार कम हो रहा था, आत्मबल कम हो रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ न्याय नहीं हो रहा है। और इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमने न केवल नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया, बल्कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाकर इस पेपर लीक की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया। और नकल विरोधी कानून के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया कि आप परीक्षा में सिर्फ प्रतिभा चलेगी, योग्यता चलेगी, क्षमता चलेगी, सिफारिश नहीं, और योग्यता जीतेगी, जुगाड़ या भ्रष्टाचार नहीं जीतेगा। और इस कानून में
सजा और जुर्माने के जो प्रावधान है वो हमने अत्यंत कठोर रखे गए हैं, जिसका असर आज चारों तरफ साफ दिखाई दे रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद एक भी परीक्षा में धांधली नहीं हुई है, एक भी प्रकरण परीक्षा लीक का नहीं आया है, एक मामले में भी न्यायालय में कोई बात दायर नहीं हुआ है। अब सभी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित हो रही हैं और हजारों योग्य जो हमारे अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई बहन हैं, बेटे बेटियां हैं, उन सभी को आज नियुक्तियां मिल रही हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 3.5 सालों में 20,000 से भी अधिक सरकारी नौकरियां संपन्न कराने में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने परिसीमन को लेकर एक बयान दिया। उनका मानना है कि उत्तराखंड में परिसीमन को लेकर अलग मानक तय किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को भी उन अन्य पर्वतीय प्रदेशों की भांति क्षेत्रफल के आधार पर मानक तय करने की आवश्यकता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे जम्मू कश्मीर में है, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में है, नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे मानक पहाड़ों के लिए अलग होने चाहिए। जनसंख्या भी आधारित हो तो भौगोलिक स्थिति भी आधारित हो। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा के माध्यम से एक संकल्प केंद्र को जाए कि उत्तराखंड को भी अन्य जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनके तरह ही जनसंख्या के मानकों में छूट मिले और भौगोलिक स्थिति को उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि पहाड़ों के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में रामनगर के मालधन क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष के चयन को लेकर मंथन किया गया। इस प्रक्रिया में 3 नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन बीजेपी पर्यवेक्षक की ओर से लिए गए फैसले के आधार पर प्रेम आर्य को मंडल अध्यक्ष घोषित किया गया है। वहीं मंडल अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रेम आर्य का कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया और बीजेपी पार्टी को उम्मीद है कि प्रेम आर्य के नेतृत्व में संगठन की पकड़ और मजबूत होगी। साथ ही प्रेम आर्य ने अपनी नियुक्ति पर खुशी जताते हुए कहा कि पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। मैं सबसे पहले तो पार्टी नेतृत्व का शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी जिला व मंडल के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताकर मुझे इस दायित्व से सब संवारा है। मैं आने वाले समय में, क्योंकि अभी आने वाले समय में हमारे पास 2027 का विधानसभा चुनाव भी होगा, क्योंकि ये मंडल के जो सारे जितने भी काम होंगे हमारे, उसी को देख के हमारी रूपरेखा तैयार की होगी। और मैं फिर एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का मंडल में, और हम जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं सबको एक साथ दोबारा उनको यहाँ पर लेकर आएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। पूर्व में भी सभी लोगों ने अच्छा काम किया है और हम भी उसी दिशा में आगे चलकर अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रामनगर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेम आर्य को मंडल अध्यक्ष यहां पर बनाया गया है। प्रेम आर्य ने ये दावा किया कि वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे। प्रेम आर्य को अध्यक्ष चुनने के बाद यहाँ पर उनका भव्य स्वागत भी स्थानीय लोग और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो रामनगर में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करूंगा, ये प्रेम आर्य ने कहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और मंडल अध्यक्ष प्रेम आर्य यहाँ पर बनाए गए। प्रेम आर्य ने कहा कि पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की मजबूती के लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे। तो मंडल अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रेम आर्य का सभी ने भव्य स्वागत यहाँ पर किया है। स्थानीय लोग और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।
पार्टी को मजबूत बनाने की बात उन्होंने रखी है। दरअसल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे और ऐसे में पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों को भी लगातार यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है। 3 लोगों का नाम पैनल में था, जिसमें से प्रेम आर्य को यहाँ पर मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकर्ताओं ने प्रेम आर्य का भव्य स्वागत यहाँ पर किया। पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करूंगा, प्रेम आर्य ने दावा किया है। तो रामनगर में मंडल अध्यक्षों के लिए 3 लोगों के नाम पैनल में शामिल किए गए थे, जिसमें से फाइनल मोहर प्रेम आर्य के नाम पर लग गई है। कार्यकर्ताओं ने और स्थानीय लोगों ने प्रेम आर्य का स्वागत किया है। प्रेम आर्य ने कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश स्तर पर अपने मंडल अध्यक्षों के चुनाव कर रही है। इन मंडल अध्यक्षों के चुनाव को लेकर पूरी कशमकश से पूरी तैयारियों के साथ ही जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मंडलों में अपनी मजबूती के आधार पर ही अपनी आगे की नींव को मजबूत कर रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सलीम अहमद साहिल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सलीम, यहाँ पर मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कितने लोगों के नाम पैनल में आए थे और मंडल अध्यक्ष के चुनाव के बाद जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर? जी देखिए रवि, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी पार्टी को देखा जाता है कि पहले से आगामी चुनाव में जुट जाती है। उसी के तहत जो 3 साल का कार्यकाल था मंडल अध्यक्षों का, वो समाप्त हो गया था। उसको लेकर के उन्होंने तत्काल इसमें चुनाव कराए हैं। इसमें मालदन की अगर हम बात करें तो मालदन में 3 लोगों के नाम इसमें आए थे, जिसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपा भारती, दूसरे नंबर पर प्रेमचंद आर्या जी, और तीसरे नंबर पर जगदीश खतवाल थे। मतलब जिसमें जो पर्यवेक्षक आए थे उनकी सहमति पर प्रेम आर्या को जो है मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। और उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो प्रेम आर्या हैं और लगातार जो है जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं। बीजेपी का लगभग 15 साल का कार्यकाल इनका हो चुका है बीजेपी में जुड़े हुए, और जनता के बीच में लगातार उनकी समस्याओं को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। जी बिल्कुल सलीम, आपने ठीक कहा कि 2027 के चुनाव को देखते हुए पूरी तैयारी की जा रही है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इस बात को लेकर किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं कि प्रेम आर्य को जिम्मेदारी मिली, और प्रेम आर्य एक किस तरीके का नाम भी इस क्षेत्र में माना जाता है? क्या पार्टी के लिए ये मजबूत आधार के तौर पर आगे काम करेंगे? इस तरीके की चर्चाएं हैं। जी बिल्कुल रवि, देखिए जिस कार्यकर्ता ने 15 साल एक पार्टी को समर्पित कर दिया, एक बहुत लंबा कार्यकाल होता है 15 साल का, लगातार उस पार्टी में जो है ना, क्योंकि देखो तनाव तो हर दौर में आता है किसी भी पार्टी में कार्यकर्ता के ऊपर, लेकिन किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अगर पार्टी का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने, तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के प्रति कितने समर्पित होंगे। और वही रही बात दूसरी के 3 लोगों का नाम जब मंडल अध्यक्ष के लिए आया था सामने निकल करके, तो उसमें से प्रेम आर्या को चुनने का मतलब यही है कि जो पर्यवेक्षक आए थे उनको भी कहीं ना कहीं फीडबैक जनता की तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से गया था कि प्रेम आर्या जो है एक अच्छी मजबूती के साथ बीजेपी को यहाँ पे लीड कर सकते हैं, जिसको लेकर के उनको मंडल अध्यक्ष घोषित किया गया। उसके बाद आज कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है मालाएं डाल करके, और कार्यकर्ताओं के अंदर भी खुशी की लहर देखी जा रही है कि ऐसे कार्यकर्ता को जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसको मंडल अध्यक्ष बीजेपी ने चुना है। जी बिल्कुल, देखना होगा इस क्षेत्र में इसका कितना फायदा मिलेगा। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हरिद्वार में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत ड्रग विभाग और नारकोटिक्स टीम ने बड़ी कार्रवाई की। ज्वालापुर स्थित इंद्र मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर टीम ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित नारकोटिक्स दवाएं बरामद की हैं। साथ ही स्टोर संचालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। कुछ शिकायत मिली थी ज्वालापुर में एक मेडिकल स्टोर की, इंद्र मेडिकल स्टोर है जिसका नाम है अवनेंद्र कुमार, और जो है उसकी कुछ ऐसी शिकायत मिली थी नारकोटिक टीम हरिद्वार को, और मौके पे जाके चेक किया गया तो उसके द्वारा जो है नारकोटिक दवाइयाँ उसके पास मिली हैं, और तो वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट भी नहीं है, ना ही उसके पास कोई बिल है। और अभी जो है हमारी जो है यहाँ की ज्वालापुर पुलिस टीम और एसओजी टीम, नारकोटिक टीम और हम मेरे द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप फोन लाइन पर हैं। मनोज, यहाँ पर किस तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है?
खास बात यह है कि इससे पहले भी हमने देखा कि ड्रग्स विभाग की ओर से ऐसी कार्रवाइयां की जा रही हैं। कितना हड़कंप है और अभी तक कितने लोग ऐसे रडार पर भी हैं विभाग के? बिल्कुल, देखिए जब भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक अभियान था जिसमें उन्होंने कहा था कि आगामी 2025 तक पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। हालांकि 2025 की शुरुआत होगी और लगातार से हम देखें कि यहाँ पे ड्रग विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा लगातार जो अवैध रूप से दवाइयां बेचते हैं, नशीली दवाइयां बेचते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की जाती है। हालांकि अब एक बड़ी कामयाबी हरिद्वार पुलिस और ड्रग विभाग को मिली है। ज्वालापुर के एक मेडिकल से भारी मात्रा में जो प्रतिबंधित नशीली दवाई थी वो वहां से जब्त की गई है और साथ ही साथ उसके साथ में एक जो आरोपी था उसको भी यहाँ पे पकड़ा गया। हालांकि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो है आज जो आरोपी गिरफ्तार किया गया उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से उसको जेल भेजा जाएगा। मुकदमा लिखकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये दवाइयां कहाँ से आती थी और उनके बिल किस वजह से मेडिकल पे नहीं थे। पूरे मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग और ड्रग विभाग मिलकर के द्वारा की जा रही है। जी ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन का काम जारी है। सरकार का दावा है कि 80% काम पूरा हो गया। आंकड़ों पर ध्यान दे तो अब तक 14 लाख से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कई इलाकों से यह खबर सामने आ रही है कि 3 वर्ष से जारी यह काम अब तक पूरा नहीं हुआ। लिहाजा लोग परेशान हैं क्योंकि गर्मियों में पानी की काफी किल्लत होती है। इस रिपोर्ट में देखिए। चंपावत के रौसाल में पानी की किल्लत, महिलाओं ने फिर किया विरोध प्रदर्शन, ठेकेदार पर लापरवाही का लगा आरोप। चंपावत में लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत क्षेत्र में रौसाल रेट्रो पेयजल योजना का काम अब तक अधूरा है। लिहाजा स्थानीय लोगों में ठेकेदार को लेकर भारी आक्रोश है। सीमांत रौसाल क्षेत्र की आक्रोशित महिलाओं ने किसान नेता मोहन चंद्र पांडे के नेतृत्व में रौसाल रेट्रो पेयजल योजना निर्माण में हो रही देरी और विभागीय लापरवाही के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बोर्ड लगा रहा, खाली बोर्ड लाग रहा, ये बोर्ड में पानी घर घर पानी पुजियो कह रहा, ये पानी हम उधर तो पूरा हाहाकार है पानी, समस्या पानी की है रे कुछ। तो तुम विभाग के शिकायत ना करो। ये विभाग के शिकायत हम कर नहीं आती, 3 साल के 2 बार कर हाल छी के ना, ये न ठेकेदार उंडे न मुंशी उंडे को यहाँ भाड़कुड़ लगे लिखे गए। रौसाल रेट्रो पेयजल अब तक अधूरा, 128 लाख रुपए योजना की लागत, सीमांत के 4 गांव के लोग परेशान। महिलाओं ने बताया जल जीवन मिशन योजना के तहत रौसाल में नेपाल सीमा से लगे 4 गांवों के लिए 128 लाख रुपए की लागत से इस पेयजल योजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद योजना का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। विभागीय अधिकारियों से बार बार कहने के बावजूद सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिला है। आक्रोशित महिलाओं ने कहा पूरे क्षेत्र में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गधेरों, नौलों, धारों से पानी ढोना पड़ रहा है। गायब है, मुंशी भी गायब है, पता नहीं अब कहाँ है। अगर हम पानी के लिए ऐसे तड़प रहे हैं, 3 साल से 2-3 बार हमने शिकायत भी कर दी है, लेकिन कोई प्रशासन कुछ उसमें हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। हम डीएम कार्यालय भी जाएंगे, अगर हमारी मांग को पूरी नहीं करेंगे तो पानी के लिए हम पूरा गांव हमारा परेशान हो रखा है। कितनी दूर दूर से ला रहे हैं पानी, सर में रख के, गधेरों से सूख गए हैं पानी के, अब हम कहां से पिए पानी। सीएम धामी गंभीर लेकिन अधिकारी लापरवाह, बिना काम किए ही योजना पूर्ण होने का बोर्ड। जल संस्थान पर भ्रष्टाचार का लग रहा आरोप। हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद जल संस्थान विभाग और प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है, जबकि राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी बैठक कर अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। आरोप है कि विभाग ने योजना स्थल में कार्य पूर्ण होने का बोर्ड लगा दिया है, जबकि योजना का काम अधूरा है। ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों का कोई अता पता नहीं है। विभाग बार बार आश्वासन दे रहा है। महिलाओं ने जल संस्थान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। यहाँ बहुत बड़ी समस्या हो रही है। मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें 1.81 लाख का जो है उसमें अमाउंट लिखा हुआ है, लेकिन खाली एक बोर्ड ही लगा हुआ है। न तो यहाँ पर पंपिंग हाउस बना है, न कहीं पर लाइन डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और न कोई टैंक बना हुआ है। डीएम ऑफिस पर धरने की तैयारी, जिम्मेदारों ने साध रखी है अब चुप्पी। ग्रामीणों ने कहा अगर जल्द योजना निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो डीएम कार्यालय पर धरना देने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी।
और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।